आज हम लोग राहुल सांकृत्यायन जो आजमगढ़ के सबसे बड़े क्रांतिकारी, सबसे बड़े साहित्यकार और सबसे बड़े विद्वान थे, उनके बारे में गुणाकर मूले की पुस्तक महापंडित राहुल सांकृत्यायन के आधार पर गढ़ी गई कहानी राहुल की पढ़ने जा रहे हैं। कहानी राहुल की वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रचारक, शोषण, अन्याय तथा पाखंड पर टिकी जन विरोधी व्यवस्था के प्रचंड शत्रु, दलित, पीड़ित, श्रमजीवी सर्वहारा वर्ग के ध्वजवाहक पुरोधा, सत्यनिष्ठ प्रखर वक्ता, बौद्ध भिक्षु, त्रिपिटकाचार्य, पुरातत्ववेत्ता, इतिहासकार, दर्शन शास्त्री, बहुभाषाविद, साहसी अन्वेषक, भुवक्कड़ राज, साम्यवादी विचारक, सतत सक्रिय बलिदानी कार्यकर्ता, उत्कट संगठन क्षमता से लैस नेता, लेखनी की तीखी धार के धनी लेखक तथा महान क्रांतिकारी राहुल का विराट बहुआयामीय व्यक्तित्व हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। विशेषतः क्रांतिकारी विचारों के झंडे तले दुनिया को बदलने के प्रयासों में लगे परिवर्तनकामी प्रयोग धर्मा युवकों को पिछली 3 पीढ़ियों से सतत धधकती मशाल की भांति राहुल बाबा का आह्वान रास्ता दिखाता रहा है तथा आगे भी तब तक दिखाता रहेगा जब तक धरती से जोंकराज मिट नहीं जाता और समता एवं बंधुत्व पर टिकी साम्यवादी व्यवस्था का सूत्रपात नहीं हो जाता। आइए देखें, दुनिया को बदलने का नारा देने वाला योद्धा स्वयं हर कदम पर कैसे कैसे बदलता गया और दुनिया बदलने के अपने अभियान में क्या क्या करता चला गया। जन्म 9 अप्रैल 1893, मृत्यु 70 वर्ष की आयु में 14 अप्रैल 1963। बचपन में नाम केदारनाथ, जन्मस्थान ननिहाल, पंदहा, रानी की सराय, आजमगढ़। पिता सांकृत्य गोत्रीय सरयू पारीण ब्राह्मण कनैला के गोवर्धन पांडे, मां कुलवंती देवी। 3 छोटे भाई, 1 बहन। आरंभिक शिक्षा रानी की सराय तथा निजामाबाद मिडिल स्कूल। 11 वर्ष की आयु में 1904 में प्रथम विवाह के बारे में लिखा। 11 वर्ष की अवस्था में मेरे लिए यह तमाशा था। समाज के प्रति विद्रोह के प्रथम अंकुर पैदा करने में इसने ही पहला काम किया। 11 वर्ष की अबोध अवस्था में मेरी जिंदगी बेचने का घर वालों को अधिकार नहीं, यह उत्तर उस वक्त भी मैं अपने बुजुर्गों को दिया करता। मैंने कभी उसे ब्याह न समझा, न उसकी जिम्मेवारी अपने ऊपर मानी। कक्षा 3 में उर्दू की किताब में पढ़ा, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी गर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। और लिखा, इस शेर ने मेरे मन और भविष्य के जीवन पर बहुत गहरा असर डाला। 1907 में 14 वर्ष की आयु और प्रथम कलकत्ता तक यात्रा। 1910 में वैराग्य, बदरी, केदार तक भ्रमण।
संस्कृत की पढ़ाई, मंत्र तंत्र का अध्ययन, मंत्र सिद्धि का प्रयोग असफल और दुर्गा का दर्शन न पाने पर धतूरे के बीज खाकर आत्महत्या का प्रयास। एक बंधुआ लड़के की मुक्ति के लिए कुछ छात्रों के साथ प्रयास। लिखते हैं, मेरे सार्वजनिक जीवन का आरंभ इसी वक्त 1911 में हुआ। आयु 18 वर्ष। सरस्वती मासिक पत्रिका पढ़ना शुरू किया। 1912 में बिहार के परसा मठ के महंत के उत्तराधिकारी। नया नाम वैरागी साधु राम उदार दास। बाहुमूलों पर शंख चक्र की मुद्रा दागी गई। 1913 में परसा के सुविधापूर्ण जीवन से पलायन तथा दक्षिण भारत के तिरुमिशी मठ का उत्तराधिकार। गांजे और तंबाकू की चिलम पीने लगे। भ्रमण में दोनों मठों से तार देकर पैसा पाते रहे। 1914 में 21 वर्ष की आयु में अयोध्या में वेदांत पाठशाला स्थापित करने का प्रयास तथा आर्य समाज से संपर्क। वापस कनैला। आगरा के आर्य मुसाफिर विद्यालय में भोजन व अध्ययन की व्यवस्था थी और व्याख्यान तथा शास्त्रार्थ सिखाया जाता था। वहीं संस्कृत अरबी का अध्ययन। केदारनाथ विद्यार्थी के नाम से मुसाफिर आगरा में लेखन शुरू। कुरान का हिंदी अनुवाद किया। लाहौर में डीएवी कॉलेज के संस्कृत विभाग में विशारद में प्रवेश। उत्साह में कहा, मैं दयानंद के एक एक वाक्य को वेद वाक्य मानता हूँ। लखनऊ के बौद्ध विहार में पाल बौद्ध साहित्य का ज्ञान। 1916 में बनारस स्टेशन पर पिता से अंतिम भेंट। बोले, मैं कनैला के अयोग्य हूँ, मैं आपके काम का नहीं रहा। अब जोर देने का परिणाम भयंकर होगा। आपको मेरे जीवन से हाथ धोना होगा। और प्रतिज्ञा की 50 साल की उम्र पूरी होने तक आजमगढ़ जिले की सीमा में कदम नहीं रखूंगा। तब उम्र थी 24 वर्ष। महेशपुरा में एक विद्यालय चलाया। ठीक से न चलने पर उसे कालपी ले गए, मगर चला नहीं। पुनः परसा। जबलपुर से वेद मध्यमा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। 1920 में लाहौर से शास्त्री परीक्षा। काशी से न्याय मध्यमा और कलकत्ता से मीमांसा प्रथमा। बौद्ध तीर्थों की यात्रा। दक्षिण भारत में तमिल पढ़ी। पिता की मृत्यु। उन्हें अपनी पुस्तक बुद्धचर्या का समर्पण करते लिखा, मेरे गृह त्याग से जिनके अवार्धक्य जीवन के अंतिम वर्ष दुखमय बन गए। 1921 में छपरा कांग्रेस के साथ असहयोग आंदोलन में सक्रिय। एकमा को केंद्र बनाया। बाढ़ में राहत कार्य। भोजपुरी में भाषणों का व्यापक प्रभाव। 6 माह की पहली जेल यात्रा। जात पात छुआछूत का खुलकर विरोध। प्रांतीय किसान सभा की स्थापना। 1923 में नेपाल यात्रा। 2 वर्ष बक्सर तथा हजारीबाग जेल में गणित, फ्रेंच, अवस्था का अध्ययन तथा साम्यवादी समाज के काल्पनिक चित्र 22वीं सदी का लेखन। यही प्रथम प्रकाशित पुस्तक थी। वैज्ञानिक दृष्टि और विकसित हुई। आर्य समाज की कट्टरता कम होने लगी। बौद्ध धर्म की ओर झुकाव बढ़ा। वेद की निर्भ्रांतिता का पर संदेह होने लगा, किंतु ईश्वर पर विश्वास अभी था। हथुआ के दंगे में मुसलमानों की रक्षा की। लद्दाख यात्रा। श्रीलंका में 1927 में 34 वर्ष की आयु में विद्यालंकार बिहार में संस्कृत के अध्यापक नियुक्त। वेतन नहीं लिया, मात्र भोजन, वस्त्र, अध्ययन की सुविधा मांगी। 18 महीने। प्रातः 5 बजे उठना, शाम को 1 घंटा सैर, रात 12 बजे तक अध्ययन। बौद्ध धर्म के ग्रंथ
अभिधर्म कोश की टीका संस्कृत में लिखी, पाली त्रिपिटक का अध्ययन कर त्रिपिटकाचार्य की उपाधि, तिब्बती भाषा सीखी। ईश्वर और बुद्ध साथ नहीं रह सकते। मालूम होने लगा कि ईश्वर सिर्फ काल्पनिक चीज है। लंका ने मेरे लिए ईश्वर की बची बचाई टांग ही को नहीं तोड़ दिया, बल्कि खाने की भी आजादी दे दी और मनुष्यता के संकीर्ण दायरे को तोड़ दिया। अब मुझे डार्विन के विकासवाद की सच्चाई मालूम होने लगी। अब मार्क्सवाद की सच्चाई हृदय और मस्तिष्क में पैठती जान पड़ने लगी। 1929 में तिब्बत की पहली साहसिक यात्रा में पहाड़ चढ़ने की कठिनाई के बारे में लिखा। लड़के को कभी सुकुमार नहीं बनाना चाहिए, उससे पूरा शारीरिक श्रम लेना चाहिए। जिद ऐसी थी कि लिखा, जीवन का मूल्य बहुत है, समय आने पर कुछ भी नहीं, कार्य पूरा करूंगा या मरूंगा। वोट तिब्बती संस्कृत कोश बनाया। आचार्य नरेंद्र देव ने पैसे भेजे। 1930 में तिब्बत वास के समय काशी पंडित सभा ने रामोदार सांकृत्यायन को अनुपस्थिति में महापंडित की उपाधि का मान पत्र दिया। तिब्बत से 21 खच्चरों पर साहित्य लंका ले आए। लंका पहुंचकर 1930 में 37 वर्ष की आयु में बौद्ध प्रव्रज्या लेकर राहुल सांकृत्यायन भिक्षु बने। 68 दिनों में बुद्धचर्या में त्रिपिटक के आधार पर बुद्ध की जीवनी और उपदेश लिखा। वापस छपरा। अब मुसलमान के घर भी गोश्त रोटी खाने में संकोच नहीं था। गांधीवाद से निराश हो 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक मंत्री बने। कराची कांग्रेस से काशी होते हुए लंका वापस। यूरोप यात्रा, पेरिस, लंदन, हाईगेट में मार्क्स की समाधि पर पुष्पांजलि, बर्लिन। 1933 में लेह में रहकर मध्यम निकाय का हिंदी अनुवाद तथा बौद्ध में तिब्बत में बौद्ध धर्म का लेखन। भूकंप पीड़ितों को पटना में सहायता। 1934 में 500 रुपए की बचत के सहारे दूसरी तिब्बत यात्रा। विनय पिटक का हिंदी अनुवाद व साम्यवाद ही क्यों का लेखन रात में 2 बजे तक जाग कर किया। 4 खच्चरों पर साहित्य लाए। 42 वर्ष की आयु में चश्मा लगा और पहली बोलती फिल्म चंडीदास देखी। एशिया भ्रमण में कलकत्ता से रंगून, मलाया, सिंगापुर, हांगकांग, शंघाई होकर जापान, कोरिया, मंचूरिया, साइबेरिया, रेल मार्ग से मास्को, बाकू, कैस्पियन सागर के पार ईरान, बलूचिस्तान होते हुए देश वापस। यात्रा में दीर्घ निकाय का अनुवाद और जापान पुस्तक लिखी। 1936 में तिब्बत की तीसरी यात्रा, 2 मास की दूसरी सोवियत यात्रा। इस बार लेनिनग्राद तक पहुंचे। सोवियत विज्ञान अकादमी के प्राच्य संस्थान में इंडो तिब्बती विभाग की सेक्रेटरी, फ्रेंच, अंग्रेजी, रूसी, मंगोल भाषाओं की विदुषी लोला एलेना कोजेरोवस्काया के साथ संबंध तथा 1938 में 45 वर्ष की उम्र में राहुल पुत्र इगोर राहुलोविच का जन्म। 1948 में मेरठ में पूछा गया, बाबा सुना है शादी की है? बोले, कौन कहता है? झूठ है, बिल्कुल झूठ। नहीं बाबा, सुना है आप पिता भी बन गए हैं। सो तो सच है, बिल्कुल सच। इस तरह सच स्वीकारने का साहस था राहुल में। काबुल होते वापसी। सारनाथ में 1 महीने में सोवियत भूमि पुस्तक लिखी। तिब्बत की चौथी यात्रा के लिए
बिहार सरकार से 6,000 रुपए लिए। सामूहिक यात्रा के बारे में लिखते हैं। नंबर 1, सुकुमार आदमी जो दुरूह स्थानों में भी अपने पहले के जीवन के सारे वातावरण को ले जाना चाहता है, जरूर असंतुष्ट रहता है। 2, साथी उसी पथ का फकीर हो और काम के महत्व को समझता हो। 3, जमात के अनुशासन को मानता हो, अन्यथा अनुशासन की अवहेलना का रोग दूसरों में भी फैल जाता है। 11 वर्ष बाद 45 वर्ष की आयु में 1938 में पुनः सक्रिय राजनीति। मैं पहले भी राजनीति में अपने हृदय की पीड़ा दूर करने आया था। गरीबी और अपमान को मैं भारी अभिशाप समझता था। तब भी मैं जिस स्वराज की कल्पना करता था वह काले सेठों और बाबुओं का राज नहीं था। वह राज था किसानों मजदूरों का, क्योंकि तभी गरीबी और अपमान से जनता मुक्त हो सकती थी। राजनीति का पहला दौर 21 से 27 तक चला। तब कांग्रेस के साथ सक्रिय थे। कम्युनिस्ट पार्टी गैर कानूनी थी, अतः कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के साथ कार्य किया। छपरा में संगठन बनाया, भोजपुरी में भाषण। अमवारी गांव के किसानों के खेत छीन लिए गए थे, क्योंकि वे जमींदारों की हरी बेगारी करने के लिए तैयार नहीं थे। बिहार में शासन कांग्रेसी मंत्रिमंडल का था और नेता और प्रशासन दोनों ही जमींदारों के पक्षधर थे। किसान सत्याग्रह का आयोजन, दफा 144, 50 पुलिस, जमींदारों के 2 मतवाले हाथी और सैकड़ों लठैत जमा। 10-10 की टोली में सत्याग्रही एक किसान के उस खेत से गन्ना काटने वाले थे जिसे जमींदार ने छीनकर अपनी पत्नी के नाम लिखवा दिया था। राहुल जी का पहला दल बढ़ा। 2 गन्ने राहुल ने काटे। जमींदार के हाथीवान ने लाठी मारी। बाबा के सिर से खून की धारा बह चली। जेल में तुम्हारी क्षय और जीने के लिए लिखा। तुम्हारी क्षय में समाज, धर्म, ईश्वर, सदाचार, जातिवाद, शोषकों की व्यवस्था पर तीखा प्रहार किया और साम्यवादी व्यवस्था स्वीकारने का आह्वान किया। अज्ञान का दूसरा नाम ईश्वर है। हम अपने अज्ञान को स्वीकारने में शर्माते हैं, अतः ईश्वर को ढूंढ निकाला गया है। ईश्वर की आस्था का दूसरा कारण आदमी की बेबसी है। हमारा इतिहास तो राजाओं और पुरोहितों का इतिहास है, जो आज की तरह उस जमाने में भी मौज उड़ाया करते थे। चोरी के आरोप में 6 माह की सजा, भूख हड़ताल से छूटे। कांग्रेसी नेता अब राहुल को अपना शत्रु समझने लगे, क्योंकि गांव-गांव में बड़ी बदनामी हो रही थी। उन्होंने लोला इगोर के चित्र छापकर राहुल को पतित साबित किया। फिर छितौनी में सत्याग्रह, 2 वर्ष की जेल, 17 दिन की भूख हड़ताल से छूटे। अमवारी के हाथीवान को छुड़वा दिया, क्योंकि उसका क्या कसूर, लाठी तो उसके मालिक ने चलवाई थी। फिर उसे जेल भिजवाने से क्या फायदा। 46 वर्ष की आयु में 1939 में मुंगेर में कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य बने। लिखा, अनुशासन रहित भीड़ का सेनापति होने से अनुशासनबद्ध सेना का एक साधारण सैनिक होना ज्यादा अच्छा है। 1940 में बिहार प्रांत की किसान सभा के सभापति, फिर अखिल भारतीय किसान सभा के भी सभापति। भाषण लिखते गिरफ्तार। 2 वर्ष 4 माह जेल। सिगरेट शुरू। मेरी जीवन यात्रा लिखा। 20 दिन में 20 पृष्ठ प्रतिदिन लिखकर विश्व की रूपरेखा। 36 दिन में मानव समाज, फिर दर्शन दिग्दर्शन और 12 दिन में वैज्ञानिक भौतिकवाद। ये चारों पुस्तकें क्रांतिकारी विचारधारा को समझने के लिए आवश्यक हैं। 19 दिन में सिंह सेनापति तथा 20 दिन में बोलगा से गंगा की
20 कहानियों में मानव समाज के विकास को सरल तथा रोचक ढंग से समझाया और बताया कि भारतीय संस्कृति कभी अचल नहीं रही, उसके हर अंग में घोर परिवर्तन जारी रहे हैं। 27 दिनों में 8 नाटक, जपनिया राक्षस, देश रक्षक, जर्मनवा के हार निश्चय, ई हमार लड़ाई, ढुनमुन नेता, नई की दुनिया, जोंक, मेहरारून के दुर्दशा। 1 अगस्त 1942 में कम्युनिस्ट पार्टी कानूनी घोषित हुई। कलकत्ता में विशाल सभा के सभापति। अगस्त 1942 की आंधी में अमवारी के किसानों का उत्तर था, राहुल बाबा का हुक्म ले आओ तो हम लड़ाई में भाग लेंगे। निश्चय ही कम्युनिस्ट पार्टी का 1942 के आंदोलन में भाग न लेना गलत था। 50 वर्ष की आयु पूरी होने पर शपथ पूरी करने 9 अप्रैल 1943 को आजमगढ़ आए। पंदहा कनैला दिन भर रहे। भोजन के बाद कपड़ों से ढकी एक मूर्ति ने पैरों पर गिरकर रोना शुरू कर दिया। तुरंत उठे, चल दिए। यह प्रथम पत्नी थी। 1944 में नए भारत के नए नेता सरदार पृथ्वी सिंह, हिंदी काव्य धारा जय यौधेय, भागो नहीं दुनिया को बदलो, जीवन यात्रा का दूसरा भाग लिखा। भागो नहीं दुनिया को बदलो क्रांतिकारी कृति है, जिसमें कम पढ़े लिखे लोगों को राजनीति के दांव पेच जन बोली में समझाए गए हैं। 1944 में रूस यात्रा 44 मास की। संकट के लिए अंगूठी और घड़ी की चेन का सोना साथ था। पहली विमान यात्रा 1945 में तेहरान से मॉस्को तक। लेनिनग्राड विश्वविद्यालय में प्राच्य विभाग के इंडो तिब्बती उप विभाग में संस्कृत के प्रोफेसर, सप्ताह में 12 घंटे पढ़ाना, हिंदी, संस्कृत, तिब्बती। वेतन 4500 रूबल प्रति माह। 52 वर्ष की उम्र में पहली गृहस्थी। लकड़ी चीरना लोला का काम था। बर्तन धोना, बिस्तर लगाना, राशन लाना राहुल का। ट्राम से विश्वविद्यालय जाने में 3 घंटे खर्च होते थे। 3500 रूबल में रेडियो लिया। लोला को अध्ययन पसंद नहीं था। राहुल नास्तिक थे, वह कैथोलिक ईसाई। राहुल ने आजीवन शराब नहीं पी। उसके लिए सुलभ सहज था सुरापान। दोनों के आचार विचार भिन्न। मध्य एशिया का इतिहास 1192 पृष्ठ लिखे। राहुल भारत में रेडियो स्टेशन पर कभी नहीं गए। लिखा, जब तक रेडियो का अनुबंध पत्र अंग्रेजी में होगा मैं रेडियो के किसी कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा। शुद्ध उच्चारण पर बहुत ध्यान देते थे। दाखुंदा जो दास थे, अदीना, यतीम, सूदखोर की मौत का अनुवाद, फिल्मों और रेडियो के कार्य। लिखा, पैसे की बाढ़ सी आने वाली थी। हमारे सामने अब प्रश्न था, क्या यहाँ रहकर आराम का जीवन बिताएं या भारत लौटकर अपने साहित्यिक काम को जारी रखें। पहला रास्ता मुझे जीवित मृत्यु जैसा मालूम होता था। ऐसी आराम की जिंदगी लेकर क्या करना था, जबकि वास्तविक काम यहाँ रहकर ठीक से नहीं किया जा सकता था। मुझे यह निश्चय करने में जरा भी कठिनाई नहीं हुई कि मैं जीवित मृत्यु को कभी पसंद नहीं करता। 1947 में वापसी। 9 वर्ष का ईगोर खूब रोया, कहता था तुम नहीं आओगे। जीवन कर्तव्य किसी माया मोह के फंदे को मानने को तैयार नहीं था। द्रवित हृदय को कुछ कड़ा करके उससे छुट्टी ली। आजादी के 2 दिन बाद 17 अगस्त 1947 को भारत वापस।
लाल झंडे लिए कामगारों ने कामरेड राहुल के स्वागत में नारे लगाए। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रयाग सम्मेलन के सभापति, हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति के लिए सेठ गोविंद दास को 145 तथा राहुल को 180 मत मिले थे। राहुल जी के भाषण के इस्लाम को भारतीय बनना चाहिए उपशीर्षक में हिंदी उर्दू के संबंध में जो अंश थे, उनसे कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय स्तर के नेता असहमत थे। वे उन अंशों को निकलवाना चाहते थे। छपे हुए भाषण में परिवर्तन राहुल जी के लिए संभव नहीं था। भाषण के पहले डॉक्टर अधिकारी ने पुनः लिखा कि राहुल यह स्पष्ट कर दें कि उनके उर्दू संबंधी विचार कम्युनिस्ट पार्टी के नहीं हैं। राहुल ने लिख दिया, पार्टी की नीति के साथ न होने के कारण मैं अपने को पार्टी में रहने लायक नहीं समझता और 54 वर्ष की आयु में पार्टी से संबंध टूट गया। भाषण के विवादास्पद अंश के 2 नमूने ये हैं। सारे संघ की राष्ट्रभाषा और राष्ट्रलिपि हिंदी ही होनी चाहिए। उर्दू भाषा और लिपि के लिए वहाँ कोई स्थान नहीं है। दूसरा, इस्लाम को भारतीय बनना चाहिए। उनका भारतीयता के प्रति यह विद्वेष सदियों से चला आया है, सही, परंतु नवीन भारत में कोई भी धर्म भारतीयता को पूर्णतया स्वीकार किए बिना फल फूल नहीं सकता। ईसाइयों, पारसियों और बौद्धों को भारतीयता से ऐतराज नहीं, फिर इस्लाम ही को क्यों? इस्लाम की आत्मरक्षा के लिए भी आवश्यक है कि वह उसी तरह हिंदुस्तान की सभ्यता, साहित्य, इतिहास, वेशभूषा, मनोभाव के साथ समझौता करे जैसे उसने तुर्की, ईरान और सोवियत मध्य एशिया के प्रजातंत्रों में किया। मधुमेह की व्याधि, लिखा, आत्मनिरीक्षण से मुझे मालूम हुआ कि जरा जरा की बात में चित्त विकल हो जाता है। काजी जी दुबले शहर के अंदेशे के अनुसार विश्व में कहीं पर भी समान आदर्श या आदर्शवादियों के ऊपर प्रहार या खतरा पैदा होने पर मन विचलित हो उठता। किसी भी अयुक्त कार्य या विचार को देखकर अंतर उत्तेजित हो जाता। कार्य चाहे सामाजिक दबाव हो, रूढ़ी हो या कोई और बातें। गांधी जी की मृत्यु पर लिखा, गांधी जी अजात शत्रु थे, वह किसी का अनिष्ट नहीं चाहते। बुद्ध के बाद क्या भारत में कोई इतना महान व्यक्ति पैदा हुआ? प्रयाग में गांधी जी की अस्थि विसर्जन यात्रा 12 फरवरी 48 के पुण्य दिन सिगरेट छोड़ दी। सम्मेलन के सभापति के रूप में शासन शब्दकोश के परिभाषा निर्माण का काम करते समय वेतन नहीं लिया। किन्नर देश में लिखा, संविधान का हिंदी अनुवाद किया। सारनाथ में 1949 में बौद्ध संस्कृति लिखा। लिखते हैं, पुराना ढांचा ढह रहा है, यह बुरा नहीं, पर नए की नींव पड़ती नहीं दिखाई देती, यह चिंता की बात है। शांति निकेतन में 8 बजे से 12 बजे रात तक जूता रहता था, बीच के 2 घंटे छोड़कर 16 घंटे। कालिम्पोंग में परिभाषा निर्माण का कार्य, उम्र 56, मधुमेह रोग, रोज इंसुलिन। मधुर स्वप्न नामक उपन्यास की भूमिका में लिखा, अंत में मनुष्य अवश्य अपने ध्येय पर पहुंचेगा। वह ध्येय है समस्त मानवों की समता, परस्पर प्रेम और सार्वत्रिक सुख समृद्धि। परिभाषा के काम के लिए कुछ स्थानीय लड़के लड़कियों को रखा गया। कमला पेरियार उनमें से एक थी। आखिरी चरण में काम समेटने के लिए जब केवल एक ही की आवश्यकता बची तो कमला जी चुनी गईं।
घुमक्कड़ शास्त्र 14 जून से तथा आज की राजनीति 15 दिन में लिखवाई। 18 अगस्त से कमला को साथ रहने को कहा। अब कमला बहुत नजदीक आ गई थी। हिंदी साहित्य सम्मेलन से साहित्य वाचस्पति की उपाधि। दार्जिलिंग परिचय लिखा। उम्र 57 वर्ष। 3 माह नैनीताल के ओक लॉज में। कुमायूं लिखी। आर्थिक स्थिति का पता मालूम होने लगा था। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम की वृत्ति पर गुजारा नहीं हो सकता था। घर बनाकर रहना था। खर्च निश्चित था। हमारे पास 400 रुपए थे और बैंक में 2300। आदि हिंदी कहानियां और गीत का लेखन। मसूरी में हैप्पी वैली का हार्न क्लिफ नामक बंगला खरीदा और नाम रखा मार्क्स भवन। दाम 16,500 रुपए। कमला से परिचय और घनिष्ठता दूसरे उद्देश्यों से हुई थी। कमला और मेरे साथ रहने को समाज किस अर्थ में ले रहा था, इसकी यदि मुझे परवाह नहीं थी तो देखना यह था ही कि दूसरों की टीका टिप्पणियों का कमला के ऊपर क्या असर होगा। गढ़वाल लिखा। 1950 के अंतिम माह में कमला से विवाह। 58 वर्ष की आयु में कमला को साथ रहते 1.5 साल से ऊपर हो गया था। उन्हें मेरे साथ और मुझे उनके साथ रहना था। स्त्री पुरुष के ऐसे घनिष्ठ संबंध को अनिश्चित स्थिति में रखना ठीक नहीं था। पुरुषों के राज में स्त्रियों के लिए यह स्थिति और भी कष्टप्रद थी। हमने निश्चय किया कि दोनों पति पत्नी बन जाएं। 23 दिसंबर को विवाह। यदि मैं यह न करता तो वह हद दर्जे की स्वार्थपरता होती और कमला के साथ भारी अन्याय। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की साहित्यिक योजना के अवैतनिक निदेशक वेतनभोगी सहयोगियों के बारे में लिखा। दिक्कतें सामने आने लगी। कुछ लोग समझते थे कि हम वेतन के लिए काम कर रहे हैं, काम के लिए नहीं। अभी काम करते महीने भी नहीं हुए कि वेतन बढ़ाने का सवाल उठा। एक आध ने तो राहुल जी को शोषक तक कह डाला। उनमें आपस में अक्सर कलह होता रहता था। लिखते हैं, कुछ सहकारी गरियार बैल बने हुए थे। पैसों के पानी को सूखते देख चिंता होती है, क्योंकि आत्मसम्मान को मैं अपना सबसे बड़ा धन समझता हूँ, बल्कि कहना चाहिए उसे प्राणों से भी अधिक मूल्यवान मानता हूँ। महीने में 500 रुपए से कम खर्च की नौबत नहीं थी। अंत में नौकर को छुट्टी देनी पड़ी। रविवार का दिन मुलाकातियों के लिए सुरक्षित था। अब सीधे टाइपराइटर पर लिखाने लगे थे। 1952 में रूस में 25 मास लिखा। निजी सुविधाओं के लिए पुराने राजनीतिक साथियों से सहायता के लिए संपर्क करना उनके उसूल के खिलाफ था। 1952 में उम्र थी 59 और दिनचर्या थी 7:15 बजे उठकर नित्य कर्म, थोड़ा काम, चाय, 11 बजे तक कमला को पढ़ाना या स्वाध्याय, 1 बजे भोजन, फिर डाक या पत्रिकाएं देखना, 5 बजे चाय, फिर लेखन, 8:30 पर भोजन, पढ़ना पढ़ाना या लिखना, 9 बजे समाचार सुनना, घंटा 2 घंटा पढ़कर 11 बजे सो जाना। 1952 के चुनाव में वामपंथ की विफलता के कारणों के बारे में लिखा। कम्युनिस्टों की निष्क्रियता कैसे हटेगी? वस्तुतः उनमें एक तरह की पंथाई संकीर्णता दिखाई पड़ती है। वे अपने विचारों और मित्र मंडली की एक खोल बनाकर उसी के भीतर रहने में संतोष कर लेते हैं। उन्हें जनसाधारण और गांवों में घुसना है। जिस तरह हड्डियां मांस के भीतर अपने को छिपाकर अभिन्न हो जाती हैं, उसी तरह अभी जनता की अपनी भाषाओं के सहारे लोगों के भीतर घुसने का प्रयत्न नहीं किया गया। उन्होंने लोक भाषाओं में अपना साहित्य नहीं तैयार किया। पहली बार
60वां जन्मदिन मनाया गया। राजस्थानी रनिवास लिखा, मकान के खूंटे से बंधने से दुर्भाव। मसूरी मजदूर संघ के सभापति राहुल प्रकाशन की शुरुआत की, किंतु विक्रय की व्यवस्था न हो पाने से असफल। नेपाल लिखा, 5 मार्च 1953 को स्टालिन की मृत्यु सुनी तो स्टालिन, फिर लेनिन, मार्क्स और माओ की जीवनियां लिखी। 60 वर्ष की अवस्था में मसूरी में बेटी जया का जन्म। लेनिनग्राद से पत्र फोटो आने पर कमला को कष्ट और गृह कलह। कल से मैं अपनी नजर में गिर गया सारे जीवन के लिए। कमला का समझना बिल्कुल ठीक है, मैंने उसकी असहाय अवस्था का फायदा उठाया। हाँ, परोपकार, दया, दिखावे और न जाने क्या क्या बहाना करके वह क्यों मुझ पर विश्वास करने लगी। यह अपराध स्वीकृति राहुल को और भी महान बना देती है। 39 दिन में विस्मृत यात्री पूरा किया और 2 दिन में कम्युनिस्ट क्या चाहते हैं। 1954 में लिखा, एक बस दुर्घटना के बाद लिखा, उस समय ही राम नाम सत्य हो जाता। मेरी कितनी ही पुस्तकें लिखने को रह जाती। जीवन और मरण की चिंता में मरे जाना मेरे लिए घृणा की बात थी। मैं किस भगवान को धन्यवाद देता जब जानता हूं कि वह कभी न था और न है। 62 वर्ष के अंत में जरा भी चलने फिरने में थकावट मालूम होती, छाती भीतर से दुखने लगती। 31 जनवरी 1955 दिल्ली में बेटे जेता का जन्म। फरवरी 55 में सेक्रेटरी अजय घोष से बात कर पुनः कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य। लिखा, मुझे उस दिन बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं डरता था पार्टी मेंबर न रहते कहीं महाप्रयाण न करना पड़े। अपने पुराने साथियों से मैं दिल खोल कर मिलता था, लेकिन एक तरह का बिलगाव देखकर तबीयत असंतुष्ट होती थी। मैंने कहा, अब जीवन भर के लिए पार्टी मेंबर हुआ। संस्कृत पाठमाला की 5 पुस्तकें, भारत में अंग्रेजी राज के संस्थापक, संस्कृत काव्य धारा, पाली काव्य धारा, हिंदी अपभ्रंश काव्य धारा, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की जीवनी, जेता को दाहिनी बाह में पोलियो, ट्रेड यूनियन के लिए डांगे को 10,000 रुपए में बंगला बेचा, हिमाचल जौनसार देहरादून लिखा। आर्थिक चिंता अधिक परेशान करने लगी थी। स्टालिन की आलोचना के समाचार सुनकर लिखा, स्टालिन पूजा का विनाश, सोवियत भूमि में बहुत बड़ा काम हुआ है। निर्बलता को हटाकर विश्व साम्यवाद और भी मजबूत होगा और भी फैलेगा। यह मूल्यांकन भी सही नहीं था, क्योंकि क्रांतिकारी स्टालिन का आलोचक क्रुश्चेव स्वयं संशोधनवादी था। सैयद बाबा, बड़ी रानी, कन्हैया की कथा, घुमक्कड़ स्वामी, असहयोग के मेरे साथी, जिनका मैं कृतज्ञ, ऋग्वैदिक आर्य, अकबर लिखा। राहुल जी को हिंदी विश्वकोश का संपादन कार्य नहीं मिल सका। 1957 में आजमगढ़ कन्हैया यात्रा, प्रथम परिणीता चारपाई पकड़े थी। देखकर करुणा उभर आना स्वाभाविक था। आखिर मैं ही कारण था जो इस महिला का आधी शताब्दी का जीवन नीरस और दुर्भर हो गया। मैं प्रायश्चित करके भी उसको क्या लाभ पहुंचा सकता था। एक बार देखा, वह अपने आंसुओं को रोक नहीं सकी। फिर मैं घर से बाहर चला आया। कन्हैया की कथा का समर्पण उस प्रथम परिणीता को, जिसका सारा जीवन मेरी महत्वाकांक्षाओं का शिकार हुआ। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास भाग 16 लिखा। करपात्री जी की पुस्तक मार्क्सवाद और रामराज्य का उत्तर, रामराज्य और मार्क्सवाद लिखा। तिब्बत का अनुसंधान और साम्यवाद की सेवा मेरे जीवन के सबसे बड़े आदर्श रहे हैं। मैंने इनके लिए प्राणों की बाजी लगाने में
आनाकानी नहीं की, उनसे विमुख होने की तो आशाएं ही नहीं हो सकती। 7,000 रुपये में नया बंगला बेचा। 1958 में पुनः पंदहा कनैला यात्रा सपरिवार। 4.5 माह की चीन यात्रा। चीन में क्या देखा लिखा। आयु 66 वर्ष, हार्ट अटैक। इलाज। बीमारी शरीर को निर्बल करती है और निर्बल शरीर मन को। चीन के कम्यून लिखा। श्रीलंका के विद्यालंकार विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के महाचार्य पद पर नियुक्ति। 1959 में। उन दिनों बैठे बैठे लिखते रहते। विश्वविद्यालय की घंटी बजती, उठकर पढ़ाने चले जाते, लौटकर फिर कलम हाथ में ले लेते। रात 2 बजे के पहले सोते नहीं थे। किडनी का खतरा डॉक्टर बताते हैं, पर जीवन ही खतरे की बात ठहरा। तिब्बती हिंदी कोश, पाली साहित्य का इतिहास, सिंघल के वीर पुरुष, घुमक्कड़ जयवर्धन, कप्तान लाल लिखा। पत्नी बच्चे दार्जिलिंग में थे। बच्चों के नाम श्रीलंका से पत्रों में मानव की कहानी लिखा। 1961 में दार्जिलिंग वापस आए। स्मृति क्षीण होने पर पुनः अकेले श्रीलंका, फिर वापस। आर्थिक चिंता। सीलोन से कम जीवन भर बच्चों के लिए 750 रुपये मासिक तो भेजता रहूंगा, फिर चिंता नहीं रहेगी। कमला जी अपनी जिद पर रहें, लंका न जाएं, पर मैं तो जीवन भर के लिए चलूंगा। कलकत्ता में 11 दिसंबर 1961 को स्मृति लोक का आधार। वापस दार्जिलिंग। श्रीलंका के विद्यालंकार विश्वविद्यालय के साहित्य चक्रवर्ती, डीलिट की उपाधि। भारत सरकार से पद्म भूषण। इलाज के लिए 7 मास मास्को। वापस दार्जिलिंग। 14 अप्रैल 1963 को अंतिम यात्रा पर महाप्रयाण। बौद्ध पद्धति से दार्जिलिंग श्मशान में दाह संस्कार। लिखते हैं, मैं छलांगों पर छलांगे मारता रहा और अब भी नई छलांगों के लिए उतना ही उत्साह है। मैं मरूंगा भी तो छलांगे मारता ही। और मुझे जो कुछ करना है इसी जन्म में, दर्शन दिग्दर्शन को पुरस्कृत करने के सवाल पर जेल से 1942 में लिखते हैं, रुपए के मूल्य को मैं भी समझता हूं, किंतु मेरी पांडुलिपि को कहीं पुरस्कृत होने के लिए न भेजना। किंतु जीवन के अंतिम वर्ष आर्थिक दुश्चिंता में गुजरे। बुद्ध का यह वचन उनका आदर्श था। बेड़े की तरह पार उतरने के लिए मैंने विचारों को स्वीकार किया, न कि सिर पर उठाए उठाए फिरने के लिए। सतत यात्राएं करते, छलांगे लगाते, उनके नाम बदले, चोले बदले, धार्मिक मान्यताएं बदली, विचार बदले। सतत परिवर्तन की यह गतिशीलता राहुल के विराट व्यक्तित्व के लिए सहज थी। यह संक्षेपीकरण महापंडित राहुल सांकृत्यायन नामक गुणाकर मुले की कृति का आपने सुना।